नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए जीके का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग गुप्त काल से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए और एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए पहला प्रश्न आपका, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? ये चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। आपको ऑप्शन दे देगा चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, इस तरह करके आपको ऑप्शन दे देगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको आंसर क्या करना है? चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो श्रीगुप्त ने की थी। किसने की थी? तो श्रीगुप्त ने की थी। नेक्स्ट है, किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग काल कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य का उदय किस सदी में हुआ था? तो तीसरी सदी के अंत में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम जिसे गुप्त संवत का प्रवर्तक माना जाता है, वे गुप्त संवत कब चलाया? तो 319 से 320 ईस्वी तक। ठीक है, यानी 319 से 320 ईस्वी तक गुप्त संवत चलाए थे। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त राजगद्दी पर कब बैठा? तो समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में बैठा था। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त किस प्रकार का शासक था? तो आक्रमणकारी और साम्राज्यवादी था। अगला प्रश्न दोस्तों, कालिदास द्वारा रचित मालविका निमित्रम नामक नाटक के नायक था? तो अग्निमित्र थे। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन थे। एक दरबारी कवि हमेशा पूछता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की? महाराज धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये प्रश्न बार बार पूछता है, इसको आप लोग अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा? तो चंद्रगुप्त द्वितीय बैठा थे। कौन बैठे थे? चंद्रगुप्त द्वितीय बैठे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया? तो वाकाटक नरेश रुद्र सेन से किए थे। दोस्तों ये हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है, उसके बाद पॉलिटिकल का सीरीज मैं लाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे बने रहे। नेक्स्ट है, चीनी यात्री फहियान किसके समय में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के समय में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, फहियान कहाँ का निवासी था? तो ये चीन का निवासी था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय को दूसरे किस नाम से भी जाना जाता है? तो देवराज के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को किस एक और नाम से जाना जाता है? तो देवराज नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन राजगद्दी पर बैठा? तो कुमारगुप्त बैठे। कौन? कुमारगुप्त। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त प्रथम ने की थी दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, कुमारगुप्त के बाद कौन राजगद्दी पर बैठा? तो स्कंदगुप्त बैठे थे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, समुद्रगुप्त को गद्दी पर बैठते ही किसका आक्रमण का सामना करना पड़ा था? समुद्रगुप्त को गद्दी पर बैठते ही किसका आक्रमण का सामना करना पड़ा था? यानी किसने आक्रमण कर दिया था? तो हूनों ने आक्रमण कर दिया था दोस्तों। नेक्स्ट है, जूनागढ़ अभिलेख में हूनों को क्या कहा गया है? तो मलेच्छ कहा गया है। क्या कहा गया है? मलेच्छ कहा गया है दोस्तों। नेक्स्ट है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त से है। एरन अभिलेख का संबंध किससे है? तो भानुगुप्त से है। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभलेख में शुक्रोपम कहा गया है? तो कहोम स्तंभलेख। क्या है? कहोम स्तंभलेख। नेक्स्ट है, सर्व राज्यों छित्ता यानी सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? तो समुद्रगुप्त ने।
सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला उपाधि किसने धारण की थी? तो समुद्रगुप्त ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो स्कंदगुप्त ने करवाया था। अगला प्रश्न देखिए, सुदर्शन झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चक्रपालित ने करवाए थे। अब कुछ गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर और उसके स्थान। तो विष्णु मंदिर ये तिगवा में है, जो जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है शिव मंदिर, ये भूमरा में है, ठीक है, ये नागोदा के मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है पार्वती मंदिर, ये नैना ठाकुठार स्थान पर है और ये मध्य प्रदेश में है। फिर दशावतार मंदिर, ये देवगढ़ में है, झांसी में है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है भीतरगांव मंदिर, ये भीतरगांव मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में है। ये लक्ष्मण मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर एक ही है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बोल रहा है हूनों का महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो तोरमान, क्या था? तोरमान नाम था। नेक्स्ट गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णु शर्मा थे। ये बुक में टाइपिंग में मिस्टेक था दोस्तों। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कुमारगुप्त तृतीय थे। कौन थे? कुमारगुप्त तृतीय थे। नेक्स्ट है तोरमान का पुत्र कौन था? तो मिहिरकुल। नेक्स्ट है मिहिरकुल को अशोधर्मन ने कब पराजित किया था? तो 532 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट है शिव के अर्धनारीश्वर मूर्तियां किस काल में बनाई गई? मतलब आधा पुरुष और आधा स्त्री की मूर्तियां किस काल में बनाई गई? तो गुप्त काल में बनाई गई थी। अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख। अगला प्रश्न दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा थे? तो उज्जैन था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला और साहित्य का महान केंद्र कौन था? तो उज्जैन था दोस्तों। कौन था? तो उज्जैन था। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? क्या कहा गया? कविराज। तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया दोस्तों। और इन्हीं का चित्र जो है सिक्का पर मिलेगा आपको, समुद्रगुप्त का सिक्का पर मिलेगा। नेक्स्ट है विक्रमादित्य की उपाधि से किस गुप्त शासक को संबोधित किया गया है? विक्रमादित्य, ध्यान दीजिएगा, विक्रमादित्य की उपाधि से किस गुप्त शासक को संबोधित किया गया है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन थे? तो कालिदास। कौन थे? तो कालिदास थे। अगला प्रश्न देखिए, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े थे। नेक्स्ट है कालिदास की कृति, किस कृति की गिनती विश्व की प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो मेघदूतम की। किसका? अब पूछ देगा मेघदूतम की रचना किसने की थी? तो आपको आंसर करना है कालिदास। क्या करना है? कालिदास करना है। नेक्स्ट है मालविका गिनमित्रम के रचनाकार कौन थे? तो कालिदास थे। ये तो बार बार पूछता है दोस्तों, मालविका गिनमित्रम, ये इनके रचनाकार कालिदास थे। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो शकों के उन्मूलन के बाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो शकों के उन्मूलन के बाद। ठीक है। नेक्स्ट है गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते हैं तो रूपक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रूपक। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहते हैं? तो रूपक कहते हैं। नेक्स्ट है सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो गुप्त काल। कहीं गुप्त काल देता है और कहीं, ये ठीक है आंसर दोस्तों, ये बोल रहा है कि सोने के सर्वाधिक सिक्के, सबसे ज्यादा सिक्का सोने का किस काल में जारी किया गया? गुप्त काल में। ठीक है। और अगर आपसे पूछ दे दोस्तों कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो कुषाण काल में। किस काल में? तो कुषाण काल में किया गया था। नेक्स्ट है खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम था तो वारामिहिर का।
ये वारामिहिर जो थे सो खगोल शास्त्री थे। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? तो बाणभट्ट था। कौन था? बाणभट्ट था। नेक्स्ट है, कौन सा युग प्राचीन भारतीय कला एवं स्थापत्य के चरमकर्ष पर था? तो गुप्त युग था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी? तो गुप्त काल में। बाल विवाह, ठीक है, ये कब चालू हुई थी? तो गुप्त काल से ही चला आ रहा है। नेक्स्ट है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख में। जिसको सती प्रथा किसने उन्मूलन किया था? तो राजा राम मोहन राय और एंटी एनी बेसेंट ने। ठीक है, सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था दोस्तों? तो राजा राम मोहन राय और एनी बेसेंट ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। थोड़ा सा क्लियर नहीं है दोस्तों, मैं बोलूंगा उसको सुनने का कोशिश कीजिएगा आप लोग। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? तो नालंदा था। कौन था? नालंदा। नेक्स्ट है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को है? किस युग को दिया गया? तो गुप्त युग में। दशमलव प्रणाली जो शुरू हुआ था गुप्त काल में ही शुरू हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट है, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो रामगुप्त थे। कौन? रामगुप्त। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में धन्वंतरी क्या था? तो एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। क्या थे? चिकित्सक थे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से कौन जाना जाता है? तो आर्यभट्ट। कौन जाने जाते हैं? तो आर्यभट्ट जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो राजतंत्रात्मक थी। नेक्स्ट है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? तो गुप्त काल में। मंदिर जो बनना शुरू हुआ वो गुप्त काल से ही बनना शुरू हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो 16, 17, 19 नंबर जो गुफा था वो उसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे? तो विष्णु थे। कौन थे? विष्णु थे। नेक्स्ट है, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में हुआ दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर था। अगला प्रश्न है, राजा रानी प्रकार के गुप्तकालीन सिक्कों का प्रचलन किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने करवाए थे। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लेख किस भाषा में लिखवाया गया? तो संस्कृत भाषा में लिखवाया गया। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त का समकालीन सिंहल द्वीप का शासक कौन था? तो मेघवर्मन था दोस्तों। क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं बोल दिया हूं, ठीक है, उसको सुनिएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में समान रूप से प्रांतपतियों को क्या कहा जाता था? तो उपरीक कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गुप्त काल में पेठ कहा जाता था। पेठ किसे कहा जाता था? तो अनेक ग्रामों के समूह को पेठ कहा जाता था। कई गांवों को मिला करके, ठीक है, एक समूह बनाया जाता था, उसको पेठ कहा जाता था। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन नौकरशाही को किस नाम से जाना जाता था? तो अमात्य के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गुप्त काल में किस धातु से निर्मित सिक्के को दिनार कहा गया है? तो सोने सिक्के को दिनार कहा जाता था। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट है, महरौली यानी जो दिल्ली में स्थित है, लोह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो चतुर्थ सदी में हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की विजय का उल्लेख है? तो महरौली के लोह स्तंभ में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्ट रूप मिलता है? तो अजंता से। नेक्स्ट है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है दोस्तों, गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी? जो लगान हम लोग देते हैं वो लगान की दर क्या थी? तो उपज का 6ठा भाग। कितना था? उपज का 6ठा भाग। चलिए आज यहीं तक दोस्तों। देखिए अब है उत्तर गुप्त काल और वर्धन वंश। अगर आप चैप्टर में सारे टॉपिक वाइज अगर पढ़ जाते हैं तो मेरे ख्याल से आपका
अच्छा कंप्लीट हो जाएगा जीके दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मैं टॉपिक वाइज पढ़ा दूंगा। ठीक है यार दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक बार शेयर जरूर कर दे। तो चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू।